हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 10 अगस्त 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 26 है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। इसमें देखिए, लक्षिता ने 25% की छूट पर एक सोफा सेट खरीदा। उसकी गणना के अनुसार उसने देखा कि यदि उसे यह छूट नहीं दी गई होती तो उसे इस सोफा सेट के मूल्य के रूप में 22,400 अधिक का भुगतान करना पड़ता। लक्षिता ने सोफा सेट के लिए कितना भुगतान किया? यहाँ पर देखिए 25% की छूट की बात हो रही है, तो इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि 4 से 1 कम में उसने खरीदा होगा। यानी कि 4 अगर उस वस्तु का मार्क प्राइस था तो 3 यूनिट में उसने खरीदा होगा। अगर उसे यह छूट नहीं दी जाती तो उसे इसी मार्क प्राइस पर खरीदना पड़ता, यानी कि 4 यूनिट में खरीदना पड़ता। कितना अधिक में खरीदना पड़ता? 1 यूनिट अधिक में खरीदना पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया यहाँ पर जो है 22,400 अधिक में खरीदना पड़ रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट बराबर आपको दे रखा है 22,400। तो यहाँ पर 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि पहले इसने कितने में खरीदा था वो आपसे पूछा गया, तो इसी 3 यूनिट की वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो ये 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू में करेंगे 22,400, तो यहाँ पर जो है 4 त्रिका 12 हो जाएगा, 3 दूनी का 6, 1 7 हो जाएगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा, 2 जीरो लगा देंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें देखिए मैंने आपको बता रखा है यहाँ पर 10 और अगर कोट आपस में बराबर दे रखे हो और यहाँ पर एंगल ए और एंगल बी अगर हो तो ए और बी का सम जो है वो आपके पास 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कि ए की वैल्यू 5 थीटा माइनस का 10 डिग्री और प्लस में बी की वैल्यू 5 फाई प्लस का 20 डिग्री बराबर 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए ये माइनस का 10 और प्लस का 20, यानी कि प्लस का 10 बचेगा, प्लस का 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी कि बराबर 80 डिग्री बचेगा। और पूरी इक्वेशन 5 से डिवाइड हो रही है, यानी कि थीटा प्लस का फाई बराबर 16 पंचे 80 हो जाएगा, यानी कि 16 डिग्री आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन मैंने इसको डायरेक्ट लिखा, आप सोल्व करके लिख लेना, आपके पास यही आंसर आएगा। किस कंपनी का लाभ प्रतिशत उच्चतम है? ये फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर इनकम का ब्लू वाला ग्राफ दे रखा है और एक ऑरेंज वाला जो है ये एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च का है। और इसके अलावा इंग्लिश में आप यहाँ से इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी इंग्लिश में आपको यहाँ पर डाटा भी क्लियर दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर देखिए आपको अधिकतम प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज अधिकतम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर डिफरेंस, जहाँ पर इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो ये तीनों में आपके पास यहाँ पर डिफरेंस कम दिखाई पड़ रहा है, तो ये तीनों हटा दीजिए, बचे कौन? सी और डी। बस इन्हीं दोनों की आपको कैलकुलेशन करनी है। यानी कि सी का अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर देखिए ये आपके पास इनकम 240 यूनिट है और ये एक्सपेंडिचर जो है 186 है, यानी कि 240 में से माइनस करना 186 और एक्सपेंडिचर पर ही इसकी गणना करनी है, यानी कि 186 से इसमें भाग करेंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, फॉर्मूला आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसके अलावा डी का अगर हम यहाँ पर देखें तो डी के अंदर देखिए ये जो लिखा हुआ है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये 220 और यहाँ पर ये 170 लिखा हुआ है। तो 220 में से क्या करेंगे? 170 को माइनस करेंगे और यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 170 से और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर ऊपर डिफरेंस देखिए 14 और 40, यानी कि 54 का डिफरेंस और बटे में 186 और गुणा कर देंगे 100 से। 6 नम 54 हो जाएगा और 6 का 18, 6 कम 6 से कट गया। ठीक है, और यहाँ पर ऊपर 900 आया बटे में 31 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि 31 दूनी 62 हो जाएगा और 28 शेषफल बचेगा, उतारेंगे 0। 10 बार भाग जाएगा नहीं, यानी कि 9 बार चला जाएगा, 9 कम 9, 9 त्रिका 27, यानी कि 279 और यहाँ पर एक शेषफल बचेगा, लगाएंगे पॉइंट, उतारेंगे 0, लेकिन भाग 0 बार जाएगा। ठीक है, फिर 0 उतारेंगे तो यहाँ पर जो है भाग लगभग 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 31 का 3 गुना 93 होता है और इसके अंदर भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ऊपर देखिए ये 50 का डिफरेंस और बटे में 170 और गुणा कर देते हैं 100 से। तो ये 0 से 0 कट गया और यानी कि 500 बटे 17 करेंगे तो 17 3 51, तो 3 बार तो जाएगा नहीं, यानी कि 17 दूनी 34, 16 बचेगा, शेषफल उतारेंगे 0। 17 नमा 153, 7 बचा, शेषफल लगाएंगे पॉइंट और 17 3 51, 17 4 68 हो जाएगा और शेषफल बचा 2 और फिर 17 एकम 17, तो बड़ी वैल्यू को इसकी डी की है, तो डी जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें देखिए
क्वेश्चन नंबर 4 में एक व्यक्ति ने प्रत्येक 150 की दर से 13 कुर्सियां और प्रत्येक 130 की दर से 15 कुर्सियां खरीदी, एक कुर्सी का औसत मूल्य क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 13 कुर्सियां यहाँ पर 150 में, एक कुर्सी 150 में तो 13 इंटू में 150, और यहाँ पर एक कुर्सी यहाँ पर 130 में तो 15 कुर्सी कितनी हो जाएंगी, 115 इंटू में 130 कर देंगे तो ये आपके पास टोटल मूल्य आ जाएगा। इनको प्लस कर लीजिए और डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर कुल कुर्सियों की संख्या से, ठीक है। तो 15 + 13 करेंगे यानी कि 28 से इसको भाग कर देंगे। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर लिख सकता हूँ ये 26 इंटू में 150 और ये बट्टे में लिख सकता हूँ मैं 28, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो लिखा हुआ है 15 इंटू में 130, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 13 इंटू में 150, एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर जो है आप 150 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 13 + 13 यानी कि 26 हो जाएगा और इंटू में 150। इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, यानी कि 2 से कटेगा ये आपके पास 14 आएगा और 2 से कटेगा ये 13 आ जाएगा और 2 से कटेगा ये 7 आ जाएगा, 2 से कटेगा ये 75 आ जाएगा। 13 × 5 = 65 हो जाएगा, हासिल आएगी 6 और 13 × 7 = 91 और 6 हो जाएगा 97 और डिवाइड कर देंगे 7 से। भाई 13 × 7 = 91, 6 बचा, उतारेंगे 5, 9 × 7 = 63, ये अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। एक्सैक्ट पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए फॉर्मूला होता है, अगर फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर देखिए मैं फॉर्मूला आपको लिख के बता देता हूँ, a + b + c का होल स्क्वायर। काफ़ी बार लिख के बता भी चुका हूँ मैं इस फॉर्मूले को, a² + b² और प्लस का c², और काफ़ी बार क्वेश्चंस भी इस फॉर्मूले पर बहुत बने, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को रट के रखिए, यहाँ पर ये BC प्लस का C है, ठीक है। और इसी ब्रैकेट की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके बतानी है, तो जो बाकी हैं उनकी वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, यानी कि a + b + c = 20 दे रखा है इसकी वैल्यू, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है आपको यहाँ पर कितने दे रखी है, 262 दे रखी है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 और माइनस कर देंगे 262, बस ये कैलकुलेशन आपको करनी है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, इसको सोल्व कर दीजिए, यानी कि ऊपर 8 बचेगा और यहाँ पर जो है 3 बचेगा और ये 1 बचेगा और डिवाइड कर देंगे 2 से, तो 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 9 दूनी का 18, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि 21 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 9 गुना हो जाती है। यदि वही धनराशि 25 वर्षों में अपने मूल मूल्य से 12 गुना हो जाए तो ब्याज दर में कितना परिवर्तन होगा। देखिए यहाँ पर वो राशि मान लीजिए आप यहाँ पर P है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, और डिवाइड मल्टीप्लाई जो है 21 वर्ष यानी कि टाइम 21 वर्ष का है और डिवाइड करेंगे 100 से, ठीक है। तो ये बराबर ब्याज आएगा, लेकिन यहाँ पर राशि देखिए कितना गुना हो रही थी, 9 गुना हो रही थी, यानी कि 9P। अगर इसी में से उसी राशि को घटा दें यानी कि P को, तो ये ब्याज आएगा, यानी कि 8P का ब्याज रहा होगा। तो ये P से P कट जाएगा, R बराबर कितना आ जाएगा, 800/21 आ जाएगा। तो 21 का भाग लगाएंगे 4 बार तो जाएगा नहीं, 21 × 3 = 63 और शेषफल बचेगा 17, उतारेंगे 0, 21 × 8 = 168 हो जाएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट आएगा, यहाँ पर ये भी भाग पूरा नहीं जाएगा, इसको अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये 38% हो चुका है। इसके अलावा वही धनराशि P है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम यहाँ पर 25 वर्ष का दे रखा है, डिवाइड करेंगे 100 से, और ये राशि कितना गुना हो रही है, 12 गुना हो रही है, यानी कि 12P। इसमें से उसी राशि को घटा दें तो यानी कि 11P का ब्याज रहा होगा, तो P से ये P कट जाएगा, 25 से ये 4 बार कटेगा, R बराबर कितना आ जाएगा, 44%। तो देख लीजिए ये इससे कितना ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है भाई, +6% आपको ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है, तो 6% की वृद्धि जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के मामले में दिए गए वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो। तो लगातार इंक्रीमेंट आपको देखना है, बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये केरल आपको जो है ये ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिल्ली भी आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले महाराष्ट्र में चेक करें तो यहाँ पर लगातार वृद्धि यहाँ पर हो रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। इसके अलावा यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन को अगर देखें, कर्नाटक में देखें तो यहाँ पर देखिए कमी आपको दिखाई पड़ रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर इसमें यहाँ पर कमी दिखाई पड़ रही है, तो ये आंसर नहीं होगा। बचा आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखिए ये लगातार इंक्रीमेंट है यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पर ये कमी होगी, तो ये आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखें, एक व्यापारी नकद भुगतान पर 5% की छूट देता है, 14% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे अपने माल को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करना होगा। देखिए 14% का प्रॉफिट करना है, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/50 यानी कि 50 पर 7 का प्रॉफिट उसे करना है। तो यहाँ पर जो है 50 की वस्तु उसे कितने में बेचनी पड़ेगी, 57 में बेचनी पड़ेगी। ये उसका कॉस्ट प्राइस है और ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो बीच में कहीं पर मार्क प्राइस भी रहा होगा,
यानी कि ये मार्क प्राइस रहा होगा, इस पर छूट देने के बाद सेलिंग प्राइस आया होगा, ठीक है। तो एक्स मान लीजिए वो आपके पास अंकित मूल्य था और इसी पर छूट दी जानी है, यानी कि 5% की छूट की बात की जा रही है। तो यहाँ पर 5% का मतलब होता है 1/20, यानी कि 20 पर 1 का डिस्काउंट। तो इसका 19/20 हम कैलकुलेट करेंगे तो ये बराबर आएगा विक्रय मूल्य के, और विक्रय मूल्य कितना है 57। तो यहाँ पर जो है 19×3 = 57, यानी कि x बराबर आ जाएगा 60। तो यहाँ पर x की वैल्यू यानी कि मार्क प्राइस आपके पास कितना आ चुका है 60। तो देख लीजिए कितना अधिक अंकित किया गया, 10 अधिक अंकित किया गया, कितने पर 50 पर, और गुणा कर देते हैं 100 से। ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 20% आएगा, यानी कि 20% अधिक अंकित किया गया। दीपक 1,60,000 की पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। उसे पहले वर्ष के दौरान 10% की हानि होती है, परंतु वह अपने शेष निवेश पर दूसरे वर्ष के दौरान 5% का लाभ अर्जित करता है। अंत में वह तीसरे वर्ष के दौरान अपनी नई पूंजी पर 25% का लाभ अर्जित करता है। 3 वर्षों के अंत में उसका कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1,60,000 उसने शुरुआत में निवेश किया। पहले वर्ष में उसे 10% का लॉस हुआ। 10% का मतलब 1/10, 10 पर 1 का लॉस हुआ, यानी कि इसका 9/10 कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि ये राशि उसके पास शेष बची। अब दूसरे वर्ष के दौरान उसे 5% का प्रॉफिट हुआ। 5% का मतलब होता है 1/20, 20 पर 1 का प्रॉफिट, यानी कि 21/20 कैलकुलेट कर लेंगे। 25% का मतलब होता है 1/4। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको लिखनी नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे, ठीक है। 4 पर 1 का प्रॉफिट, तो इसका 5/4 आप कैलकुलेट कर लेंगे। 2 0 से ये 2 0 काट दीजिए, और 4 दूनी का 8 होगा, ठीक है। 8 दूनी का 16, ये 200 हो जाएगा। 200 इंटू में 5 करेंगे, ये 1000 होगा, और 21 नमा 189 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 0 आप लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है कुल धनराशि वह आ जाएगी जो उसके पास 3 साल के बाद थी, ठीक है, 3 वर्ष के बाद थी। तो यहाँ पर जो है इसमें से घटा देंगे जितना उसने शुरुआत में निवेश किया था, यानी कि 1,60,000, तो उसके पास प्रॉफिट आ जाएगा, यानी कि 29,000 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। एक्स, वाई और जेड एक कार्य को क्रमशः 20, 12 और 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि सभी साथ मिलकर काम करते हैं तो काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की अनुमानित संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक्स यहाँ पर 20 दिन में, और वाई यहाँ पर 12 दिन में, और जेड जो है यहाँ पर 28 दिन में काम कर सकता है। 12 और 28 का एलसीएम आपको 84 दिखाई पड़ रहा है, और इसके अलावा आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 84 और 20 का एलसीएम लेंगे। 84/20 करके देखिए, यानी कि जहाँ तक कटे काट देना है। तो 5 चौक के 20, ये आपके पास 4 से कटेगा, और यहाँ पर 4 दूनी काट, 4 एकम 4, 21 4 84, ठीक है। तो यहाँ पर हर में कितना आया 5 आया, यहाँ तक कटेगा, ठीक है, आगे कुछ कट नहीं रहा है। तो हर में कितना आया 5 आया। तो अंश में हमने 84 लिया था, उसको हम 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 चौक के 20 हो जाएगा, हासिल 2 5 8 40 और 2 42, 420 आपके पास ये एलसीएम आ जाएगा इनका। तो ये 420 इनका एलसीएम आ चुका है। इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी 21, और यहाँ पर 12 3 36, और 12 5 60 35, और यहाँ पर 28 से कम 28, और 28 5 140, यानी कि यहाँ पर ये इनकी एफिशिएंसी आ जाएंगे। टोटल वर्क जो है आपके पास 420 यूनिट का है, और तीनों साथ मिलकर काम करते हैं। तो यानी कि कितने की एफिशिएंसी से करते हैं, 420 यूनिट का काम करेंगे। यहाँ पर ये 56 और 15 71 की एफिशिएंसी से, ठीक है। ये जो 71 है बट्टे में, ये इसको हम लगभग 70 लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट पूछा गया, अनुमानित दिनों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर ये आपके पास लगभग जो है 6 दिन आएगा। ये लगभग में आंसर आएगा, लगभग, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आएगा। 6 दिन जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान कैलकुलेट करके बताना सिंपल है, 1/√2 प्लस 1/√2 करेंगे, यानी कि 2/√2, यानी कि √2। नेक्स्ट देखिए, मक्के का वार्षिक उत्पादन कितना होगा, यानी कि मेज का आपको यहाँ पर बताना है। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पर ये मेज का अगर देखें तो ये 95 डिग्री, और केंद्र पर हम जानते हैं कि 360 डिग्री का कोण बनता है, और कुल उत्पादन आपको दे रखा है 12,960 टन, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 12,960। हमें किसकी कैलकुलेट करनी है, ये मेज की, यानी कि 95 डिग्री की। तो इसको 95 डिग्री से गुणा कर देते हैं। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 छंग 36, 6 दूनी का 12, 6 कम 6, और 6 छंग 36, ठीक है। और 216 6 का क्यूब होता है, यानी कि 36 बच जाएगा, और 36 के 95 से गुणा करें तो 36 पंच 180 का 0 आ जाएगा, हासिल आएगी 18, और 36 का 9 गुना 6 नम 54, 9 3 का 27, और ये आपके पास हो जाएगा 200
ये 324 और 324 और 18 हो जाएगा 342। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट गुणा किया, आप जो है लिख कर गुणा करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार एक इलेक्ट्रिक मिक्सर के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ अर्जित करता है। 6500 के अंकित मूल्य वाले इलेक्ट्रिक मिक्सर का क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसमें देखिए यहाँ पर आगे आपको ये मार्क प्राइस दे दिया गया है, यानी कि 6500 यहाँ पर मार्क प्राइस अंकित मूल्य, 10% की छूट की बात की जा रही है, यानी कि 1/10 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि 10 पर 1 की छूट। तो यहाँ पर जो है 9/10 इसका कैलकुलेट करेंगे, ये विक्रय मूल्य आएगा। ठीक है, और 20% के प्रॉफिट की बात की जा रही है, तो प्रॉफिट यानी कि 20% का मतलब 1/5, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस सीपी पर कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमें पता नहीं है। ठीक है, इसको मैंने सीपी मान लिया, यानी कि 5 पर 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका 6/5 कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपके पास विक्रय मूल्य होगा, और विक्रय मूल्य आपस में यहाँ पर ये बराबर होंगी। तो यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, और इसके अलावा 3 से इसको काटेंगे तो ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और 3 दूनी का 6 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे 650 को, तो ये 325 हो जाएगा। 325 का 3 गुना 975 हो जाएगा, और इनटू में ये 5 आ जाएगा, इक्वल टू सीपी आ जाएगा। यानी कि सीपी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 5 पंचे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 2 37, 7 5 आपको लास्ट में एक ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है। तो आंसर टिक कर दीजिए, पूरा कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि कैलकुलेशन इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है एक एक सेकंड जो है वो इम्पोर्टेंट होता है, ये आप सभी को पता होगा। इसमें देखिए यहाँ पर y - 1/y बराबर 8 होता है। ठीक है, सॉरी 8 है, और यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करके बताना है। अगर आपको फॉर्मूला पता है p² प्लस का 2 करना है, यानी कि अगर ये बराबर p दे रखा हो तो ये p² प्लस 2 करेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस 2 करेंगे, तो ये 66 आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे दिमाग में आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अदरवाइज क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है इसका दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, आपके पास निकल कर जो है यही आएगा। तो आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 84 डिग्री का कोण अंतरित करता है। यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? भाई θ/360 इंटू में 2πr फॉर्मूला होता है, तो θ/360 इंटू में 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में r जो कि आपको कैलकुलेट करना है। ये चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है, और चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि ये बराबर 22 के आना चाहिए। तो यहाँ पर ये 22 से 22 कट जाएगा एक बार, और 12 सत्ते 84 होता है, यानी कि 12 3 36 होता है, ये बट्टे में 30, और 30 कटेगा 2 से, ये 15 आ जाएगा, यानी कि r/15 बराबर 1 बचा, यानी कि r बराबर हम लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए इसको सोल्व करके आपको बताना है, तो यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आप ब्रैकेट के अंदर देखिए, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो ये 2 1 3/2 हो जाएगा, प्लस में ये 3 1 4/3 हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 6 आ जाएगा हर में, और ये आपके पास हो जाएगा 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी कि 17/6 आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले हम भाग को सोल्व करेंगे, तो 5 4 9/5 हो जाएगा। गुणा में चेंज करेंगे भाग को, तो ये वैल्यू पलट जाएगी, 4 त्रिका 12 3 15/4 आना चाहिए, लेकिन ये 4/15 हो जाएगा। ठीक है, गुणा में ब्रैकेट आई है, यानी कि इसको हमने सोल्व किया था तो 17/6 आया था, तो ये 17/6 हो जाएगा। इधर इसके गुणा में कितना है, ये 3 त्रिका 9 और 1 10/3 है। ठीक है, और इसके अलावा इस साइड जो है ये प्लस में भी आपको दे रखा है, 4 त्रिका 12 और 1 13/3 जो है ये प्लस में हो जाएगा। इसको सोल्व कर देते हैं, यानी कि 5 दूनी का 10 हो जाएगा, और ये 3 दूनी का 6 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा, और ये 3 से 3 कट जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ कट नहीं रहा है, तो यहाँ पर ऊपर बचा 13/3 प्लस का 17 4 68/15, और बट्टे में जो है ये 2/3, और गुणा में चेंज करेंगे तो ये 6/5 हो जाएगा, और गुणा में 2/3, 3 से कटेगा 2 बार कटेगा। ऊपर देखिए यहाँ पर एलसीएम हर में आपके पास ये 15 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है 13 पंचे 65, और ये 68 कितना हो जाएगा 133 हो जाएगा। ठीक है, और ये बट्टे में जो है 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, और बट्टे में 5 त्रिका 15 हो जाएगा, 15 से 15 कैंसिल, यानी कि 133/8। तो 8 एकम 8 5 बचा, उतारेंगे 3, और 8 6 48, फिर 5 बचा, बट्टे में 8 जो है ये आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो था। इसमें देखिए यहाँ पर यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा कोस थीटा बराबर ये दे रखा है, तो साइन थीटा का मान कैलकुलेट करके बताना। एक चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोस थीटा यहाँ पर दोनों जगह है, तो यहाँ से कॉमन आएगा, यानी कि यहाँ पर पावर 2 बचेगी, और यहाँ पर जो है
ये कोस थीटा हट जाएगा, ठीक है। और जो कॉमन आएगा वो कोस थीटा इस कोस थीटा से कट जाएगा, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा आपके पास, ये आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1/4। ये बटे में से 4 हटाने के लिए पूरी समीकरण को क्या कर देते हैं, 4 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 4 साइन थीटा बराबर 8 कोस स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 1। कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है ये आप सभी लोग जानते होंगे, साइन के पदों में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 8 की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करें तो ये देखिए यहाँ पर 8 की माइनस साइन स्क्वायर थीटा से गुणा होगी तो -8 साइन स्क्वायर थीटा बराबर की साइड आएगा, इधर भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 8 साइन स्क्वायर थीटा और ये प्लस का 4 साइन थीटा यहाँ पर है। और इसके अलावा 8 की इस 1 से गुणा कराएं तो प्लस का 8 आएगा और ये -1 होगा 8 में से, तो ये बराबर की साइड में 7 आएगा, इधर भेज देते हैं तो ये माइनस का 7 हो जाएगा और ये बराबर में 0। ये आपके पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। अगर आपको नहीं दिखाई पड़ रही है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह x रख के देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास द्विघात समीकरण जैसी आपको दिखाई पड़ जाएगी। ये जो है आपके पास a की वैल्यू होती है और ये +4 ये b की वैल्यू और ये जो है ये c का मान होता है। तो श्रीधर आचार्य सूत्र लगा दीजिए, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर के अंदर b का स्क्वायर माइनस का 4ac और डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, -4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर के अंदर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का 4ac। देखिए 4 दून 8 चौके 32 हो जाएगा, ठीक है। 8 चौके 32 इंटू में -7 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, 7 दूनी का 14 हासिल आएगी, 1 7 त्रिका 21 और 22, ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट करके गुणा कर दिए यहाँ पर और ये 8 दूनी का 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 4 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर के अंदर ऊपर देखिए 240 हो जाएगा और बटे में ये 16 हो जाएगा। अब ये जो 200 ये आपके पास अंडर के अंदर 240 आया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 240 बराबर लिख सकते हैं भाई 4 इंटू में 60 और 15 इंटू में 4 यानी कि 16 इंटू में 15 आप इसको लिख सकते हैं। तो 16 इंटू में 15 लिखेंगे तो 16 का तो वर्गमूल 4 आ जाएगा, यानी कि बराबर आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर ये आपके पास 4 अंडर के अंदर 15 बचेगा, ठीक है। और बट्टे में 16 4 कॉमन लेकर काट देंगे, यानी कि -4 प्लस माइनस ये सॉरी यहाँ पर 4 कॉमन लेकर काट देंगे तो -1 और प्लस माइनस अंडर 15 और डिवाइडेड बाय ये 4 से कटेगा 4 बार, ठीक है। यहाँ से हम इसको प्लस में लिखेंगे, ठीक है। ये माइनस ये अंडर 15 जो है ये प्लस का लेंगे और यहाँ पर जो है ये -1 बाद में लिख लेते हैं और ये बट्टे 4 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर जो है हमने ये नेगेटिव चिन्ह क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर देखिए थीटा एक न्यून कोण है और थीटा न्यून कोण के लिए जो है साइन थीटा के सभी पॉसिबल मान जो होते हैं वो पॉजिटिव में होते हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर ये नेगेटिव चिन्ह ले लेते हैं तो ये मान हमारे पास ऋणात्मक आएगा, जो कि हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है, अंडर 15 को। इसमें देखिए 24 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस वृत्त की त्रिज्या आपको कैलकुलेट करके बतानी है। देखिए अगर आप दिमाग में सोच पा रहे हैं तो 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है, आप इसको टिक कर सकते हैं आंसर। हालांकि आप चित्र से समझना चाहें तो इसको समझ सकते हैं। ये आपके पास एक जीवा दे रखी है और इस जीवा की केंद्र से लंबवत दूरी दे रखी है और ये त्रिज्या आपसे पूछ रखी है। केंद्र से लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर दे रखी है और इसके अलावा जीवा जो है ये 24 सेंटीमीटर लंबी दे रखी है। तो ये लंबवत काट रही है, यानी कि बराबर बराबर भागों में इसको बांटेगी, यानी कि 12 और 12 में बंट जाएगी। तो ये 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। तो त्रिज्या आपसे पूछी गई थी, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर आ जाएगा। अदरवाइज पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें देखिए संजना स्थित जल में 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला सकती है, यानी कि नाव की चाल x आपको दे रखी है। उसे एक नदी में धारा के प्रतिकूल नाव चलाकर एक निश्चित दूरी मान लीजिए d है, ठीक है, तय करने में धारा के अनुकूल नाव चलाकर उसी दूरी को तय करने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल यानी कि y आपको कैलकुलेट करके बतानी है, धारा की चाल क्या होगी। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर d डिस्टेंस है, ये धारा की दिशा में x प्लस वाई की स्पीड से कवर होगी, यानी कि x यहाँ पर 9 है तो 9 प्लस वाई की स्पीड से कवर होगी, तो इतना टाइम लगेगा। और धारा की विपरीत दिशा में वही दूरी यहाँ पर x माइनस वाई की स्पीड से कवर होगी, यानी कि 9 माइनस वाई की स्पीड से कवर होगी। और ये जो यहाँ पर टाइम है ये पहले जो टाइम लग रहा था उसका 2 गुना है, ये आपसे बोला गया। तो ये बराबर कर दीजिए, यानी कि d से d कट जाएगा, तिरछा गुणा कराएंगे तो 9 दूनी का 18 माइनस 2y और ये बराबर 9 प्लस का y हो जाएगा, ठीक है, 9 प्लस का y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक बचा, ठीक है, तिरछा गुणा कराएंगे तो यही आएगा और ये एक साइड हो जाएगा 3y और एक साइड हो जाएगा ये 9 बचेगा, यानी कि y बराबर 3 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए
यदि एक घन की प्रत्येक भुजा में 12% की कमी की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। देखिए यहाँ पर 2 बार कमी होगी। वो कैसे, यहाँ पर देख लीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 6 गुणा ए। यहाँ पर देखिए भुजा 2 बार आ रही है, यानी कि 2 बार 12% की कमी होगी। तो जिस तरह से आप एकल छूट कैलकुलेट करते हैं उसी तरह से कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि -12 और फिर -12 और ये +12 इंटू में 12 और बटे में 100। ये माइनस का चिन्ह इसलिए लिया है, यहाँ पर ये कमी हो रही है, ठीक है, कमी को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर देखिए 12 और 12 माइनस में थे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगी, इसलिए ये प्लस आएगा। और यहाँ पर जो है ये माइनस का 24 हो जाएगा और प्लस में 1.44 हो जाएगा। अब अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो माइनस का 22.56% आएगा। और ये माइनस का चिन्ह जो है ये कमी को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर जो है इतने की कमी होगी। नेक्स्ट देखिए, 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय में क्रमशः इतने का निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ 666 है तो उसमें क्यू का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए इनके जो निवेश का रेशियो है वही इनके प्रॉफिट का भी रेशियो होगा, यानी कि यहाँ पर इनके प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, पी, क्यू और आर, यानी कि 10:12:15। टोटल प्रॉफिट कितने यूनिट का हुआ, यानी कि 12, 15 और 10 यानी कि 37 यूनिट का हुआ। और इसी 37 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 666। इसका कितना गुना दे रखे, अगर देखिए यहाँ पर 10 से गुणा कराएं तो कम रहेगा, 20 से गुणा कराएं तो ज़्यादा जा रहा है, यानी कि 10 और 20 के बीच में वो संख्या रही होगी, यानी कि दाई का अंक 1 रहा होगा। इकाई का अंक कितना रहा होगा, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 6 आना चाहिए, तो यहाँ पर 7 8 56 होता है, यानी कि 8 रहा होगा। अब आप इसको 18 से गुणा करा के देखिए आपके पास यही वैल्यू आएगी, यानी कि 18 गुना ये डाटा दे रखा है। आपसे क्यू का पूछ रखा था तो ये भी 12 ना होकर 12 का 18 गुना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और ये 21 हो जाएगा, यानी कि 216 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ये आपको दे रखा है और इसका मान कैलकुलेट करके बताना। तो इसको अगर सोल्व करेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये एलसीएम आपके पास L M N आएगा। यहाँ पर देखिए L नहीं है तो ऊपर L से गुणा करेंगे, यानी कि L का क्यूब बनेगा। यहाँ पर M नहीं है तो ऊपर M से गुणा करेंगे, M का क्यूब होगा। यहाँ पर N नहीं है तो N से ऊपर गुणा करेंगे तो N का क्यूब होगा, और ऊपर में पावर 2 है। और इसके अलावा जब भी आपको ये दे रखा हो L + M + N = 0 तो यहाँ पर यह फॉर्मूला होता है L³ + M³ और + N³ बराबर क्या हो जाता है, 3LMN हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर आप इसकी जगह लिख सकते हैं 3LMN, यानी कि इससे कट जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 3 बचा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज STU में V भुजा ST पर एक बिंदु और W भुजा SU पर एक बिंदु इस प्रकार है कि VWUT एक समलंब है। यदि VW का रेशियो जो है TU के साथ 2:7 है तो समलंब VWUT के क्षेत्रफल और त्रिभुज STU के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर ये आपके पास STU आपके पास एक ट्रायंगल है। ST भुजा पर एक बिंदु आपको V दे रखा है यहाँ पर, और SU भुजा पर एक बिंदु आपको ये W दे रखा है। जब आप इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो ये VWUT जो है ये आपके पास एक समलंब बन जाता है। और समलंब बन जाता तो हम जानते हैं कि समलंब के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। यानी कि एक थ्योरम होती है, जब भी हम किसी त्रिभुज के अंदर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, समान अनुपात में बांटती है। तो समान अनुपात में बांटती है। और ये आपके पास एक कोण उभयनिष्ठ भी है। तो ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं यहाँ पर, एक ट्रायंगल आप ये देख सकते हैं ये ऊपर बन रहा है SVW, और एक ट्रायंगल ये पूरा ट्रायंगल STU, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, समरूप होंगे। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, ये ट्रायंगल SVW जो है ये समरूप होगा ट्रायंगल STU के, ठीक है। जब ये दोनों समरूप होंगे तो इनके एरिया का रेशियो जो है इनके संगत भुजाओं के रेशियो के वर्ग के बराबर होगा। ये भी एक थ्योरम होती है, ठीक है। और इनका रेशियो आपको दे रखा है यहाँ पर 2:7, ठीक है, 2:7 दे रखा है। तो बाकी जो भुजाएं उनका रेशियो भी आपके पास 2:7 होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल SVW का एरिया ऑफ ट्रायंगल STU। अब देखिए आपको ये पूरे नाम ना लिखने पड़े, इसलिए जो है आप क्या कर सकते हैं, A1 और A2 मान के आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसको पूरा लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है।
तो संगत भुजाओं का अनुपात 2:7 है, इसके वर्ग के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4:49 हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं STU का क्षेत्रफल 49 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 4 यूनिट है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आया, 49 यूनिट आया, और इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना आया, 4 यूनिट आया। अगर आप पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल 49 यूनिट में से इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल हटा दें 4 यूनिट, तो ये जो क्षेत्रफल बचेगा, इस समलंब का क्षेत्रफल बचेगा जो कि क्या है, 45 यूनिट। तो आप इस समलंब का क्षेत्रफल और यहाँ पर पूरे ट्रायंगल के क्षेत्रफल का रेशियो पूछा गया, तो 45:49 आपके पास ये करेक्ट आंसर यहीं से दिखाई पड़ रहा है। तो आप इसको आंसर टिक कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये लिख के दे रहा हूँ, यहाँ पर एरिया ऑफ ये समलंब जो है VWUT का रेशियो जो है आपको बताना था एरिया ऑफ ट्रायंगल STU के साथ। तो ये 45:49 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना कुछ लिखना नहीं पड़ता है अगर आप इसको खुद से सोल्व करते हैं तो। एक मिश्रण में एक रसायन X और पानी का अनुपात 15:9 है। जब इस मिश्रण के 48 लीटर मिश्रण को पानी से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो अनुपात 11:13 हो जाता है। प्रतिस्थापन के बाद पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये X रसायन है और ये वाटर है। अब मैं तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें लिखता हूँ, आपको ये लिखने नहीं है। ये 15:9 दे रखा है, रसायन 15 यूनिट और वाटर यहाँ पर 9 यूनिट है। और इसके अलावा यहाँ पर बाद में ये रेशियो हो जाता है 11:13 पानी से प्रतिस्थापित करने के बाद। देखिए पानी से प्रतिस्थापित किया गया, यानी कि यहाँ पर जो है ये रसायन X जो है ये तो सेम रहना चाहिए। इसको बराबर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस अनुपात को तो 11 से गुणा करेंगे और इस अनुपात को 15 से गुणा करेंगे। तो ये रेशियो बन जाएगा यहाँ पर 11×5 = 55 और हासिल 5 और ये 16 हो जाएगा 165। ये भी आपके पास 165 हो जाएगा और यहाँ पर ये 11×9 = 99 यूनिट हो जाएगा और ये 15×3 = 45 हो जाएगा, हासिल 4 और ये 19 195 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं वाटर में परिवर्तन हो रहा है, कितने यूनिट का हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 96 ज़्यादा, यानी कि 96 यूनिट से बढ़ रहा है। और इसी 96 यूनिट की वैल्यू आपको यहाँ पर कितनी दे रखी थी, 48 लीटर दे रखी थी, क्योंकि 48 लीटर से प्रतिस्थापित किया गया था। इसका 1/2 गुना है। तो यहाँ पर अब जो पानी की मात्रा है वो भी आपके पास 195 यूनिट ना होकर इसका आधा हो जाएगी, यानी कि 9 दूनी का 18 हो जाएगी, 7 दूनी का 14 हो जाएगा और पॉइंट लगाकर 5 दूनी का 10 हो जाएगा। तो 97.5 लीटर जो है अब पानी की मात्रा है। 8 इकाई त्रिज्या वाले एक वृत्त में 10 इकाई लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। इकाई में वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर उसी टाइप का फिर से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यहाँ पर ये एक सर्किल बना लेते हैं, ये सर्किल है, ठीक है, और इसके अंदर आपको एक जीवा दे रखी है, ये जीवा 10 इकाई की दे रखी है और इसके अलावा ये लंबवत दूरी अब की बार जो है आपसे पूछ ली गई है। और यहाँ पर इसकी त्रिज्या 8 इकाई है और यहाँ पर ये जीवा की लंबाई 10 इकाई है। तो ये बराबर बराबर भागों में बांट देगी, यानी कि 5 और ये भी 5 में बंट जाएगी। तो ये लंबवत दूरी, केंद्र से लंबवत दूरी आप बता सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी कि अंडर के अंदर 8 का स्क्वायर माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अंडर के अंदर 64 में से माइनस करेंगे 25, यानी कि अंडर 39 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन। और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।